जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह बीएसएससी इंटर लेवल का पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। इसमें हम आज 9/12/2018 को प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका मैं लाया हूं, और इससे पहले मैं 2-3 वीडियो और अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप लोग से नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, तो इसमें दिया गया है पानीपत की तीसरा लड़ाई कब लड़ी गई। पानीपत का जो तीसरा लड़ाई था 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच में हुई थी। मराठा सेना कौन थे, तो सदाशिव राव थे। सदाशिव राव भाव और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 2 नंबर प्रश्न चलते हैं। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो लोकपाल की स्थापना जो था पहली बार 1809 में की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 1809 में सर्वप्रथम लोकपाल की स्थापना की गई थी। ओम्स बोट्समैन की स्थापना की गई। ओम्स बोट्समैन स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में ओम्स बोट्समैन की स्थापना की गई थी। और भारत में ओम्स बोट्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। भारत में ओम्स बोट्समैन सर्वप्रथम भारत में कब की गई, ये तो पूरे विश्व में पहली बार लोकपाल की स्थापना हुई थी, जिसे ओम्स बोट्समैन के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड स्वीडन में की गई थी 1809 में ओम्स बोट्समैन, जिसे हम लोग भारत में लोकपाल कहते हैं। परंतु भारत में लोकपाल की स्थापना 1970 में की गई थी। कब, तो भारत में लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम 1970 में की गई थी, और यह भारत के उड़ीसा राज्य में सर्वप्रथम की गई थी। कहाँ, भारत के उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर यहाँ पर है। भारत में यदि पूछे तो 1970 में, और पूरे विश्व में पूछे तो 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड में। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। तो बिहार में रेलवे के पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, तो बिहार में रेलवे के पहिए का कारखाना बनाने का जो स्थित है वो छपरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, छपरा में। छपरा में रेलवे के पहिया का कारखाना बनाने का स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कहाँ स्थित है, छपरा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है, छपरा में। नेक्स्ट चलते हैं। और 4 नंबर प्रश्न की ओर इसमें दिया गया भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, रिएक्टर स्केल कहलाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र रिएक्टर स्केल कहता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित होता है दोस्तों। भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। तो हाथी परियोजना है जो वर्ष 1991-92 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। हाथी परियोजना फरवरी 1992 को प्रारंभ हुई थी दोस्तों। इस परियोजना में मुख्य रूप से 13 राज्य सम्मिलित थे। इस परियोजना का उद्देश्य हाथियों के आवास की रक्षा करना था। क्या था, हाथियों की आवास की रक्षा करना था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 4 में माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी माधव राष्ट्रीय उद्यान की। और इसका नाम ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया है। ग्वालियर के जो राजा थे माधवराव सिंधिया, उनके नाम पर माधव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। 7 में कहा गया है प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। प्रथम रेलवे एवं परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो बड़ोदरा में की गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ोदरा में की गई, और इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। प्रथम रेलवे एवं परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ोदरा में की गई 2017 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया। तो भारत में रुपे कार्ड था जो व्यावसायिक स्तर पर पहली बार कब जारी किया गया था, तो यह
2012 में जारी किए गए थे रुपए कार्ड। भारत में व्यावसायिक स्तर पर रुपए कार्ड जारी किया गया था 26 मार्च 2012 को शुरू किया गया था। रुपए सभी वित्तीय संस्थान तथा भारतीय बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। 9 में दिया हुआ है PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई। PIL की जो अवधारणा है सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, यानी PIL जनहित याचिका कहते हैं दोस्तों। इसकी अवधारणा सबसे पहले USA में लागू की गई थी। कहाँ हुई थी? USA से। PIL जनहित जैसे कि प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधित खतरों आदि से संरक्षण के लिए कानून की अदालत में दायर की गई थी याचिका है। तो PIL जनहित याचिका थी, सबसे पहले कहाँ जारी की गई थी? USA में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, सबसे पहले USA में जारी की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीयों ने संबोधित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने किया था? सुषमा स्वराज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय सत्र को किसने संबोधित किया था 72वें सत्र को? तो सुषमा स्वराज ने। यह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जो थी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, और 72वें सत्र के संबोधन भी सुषमा स्वराज ने ही किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैदिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ की गई थी? साइबर स्पेस पर जो वैदिक सम्मेलन था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया गया ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर, हाँ द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, और ब्रह्म समाज के सदस्य किसी भी धर्म पर हमले के खिलाफ थे, किसी भी धर्म के पर जो हमला हुआ करता उसके खिलाफ थे ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1828 में 20 अगस्त 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया गया है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? देखिए बिहार के कौन सा जिला में सबसे अधिक लिंगानुपात है? बिहार का जो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो गोपालगंज जिला है, बिहार का गोपालगंज जिला है, वहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक है, गोपालगंज का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, गोपालगंज का। उच्चतम लिंगानुपात में कौन है? गोपालगंज है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्या होगा? गोपालगंज 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज है जो उच्चतम लिंगानुपात है। वहाँ पर 1000 पुरुष के मुकाबले 1015 महिला है गोपालगंज में। ठीक है, और दूसरी ओर भागलपुर और मुंगेर जिले में 1000 पुरुषों पर सबसे कम 879 महिला है। कहाँ पर? भागलपुर और मुंगेर। सबसे कम यदि पूछे तो भागलपुर और मुंगेर, ये दो जगह पर सबसे कम लिंगानुपात है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न क्यों ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की जो वैश्विक रैंकिंग है वो 2000 कितना है? तो 130 है। 130 है। 130 देशों में कितना? 80 है। 130 देशों में 80वां स्थान था उस समय 2017 के अनुसार पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 15 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो बिहार के कौन से जिले में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता सबसे अधिक बिहार के मुंगेर जिले में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सबसे ज्यादा महिला पढ़े लिखे कहाँ हैं? तो मुंगेर में है। 65.53% सबसे ज्यादा महिला मुंगेर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? तो सहरसा में। सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा में है। और बिहार में उच्चतम पुरुष साक्षरता कहाँ है? तो सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ पढ़े लिखे हैं? तो रोहतास में है। रोहतास में सबसे ज्यादा पुरुष लिखे पढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 16 में स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है बागवानी और शहद के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें क्या दिया हुआ है स्वर्ण क्रांति का? तो बागवानी में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वर्ण क्रांति का जो ये होगा उसमें स्वर्ण क्रांति का बागवानी और स्वर्ण क्रांति हॉर्टिकल्चर से होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किससे होगा? हॉर्टिकल्चर से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। और यदि हम इसमें देखें स्वर्ण क्रांति के बारे में तो वर्ष 1991 में तथा दूसरी बार 2003 तक चला था। 2091 से या 2003 तक चला था स्वर्ण क्रांति। निरपक्ष तुतज की स्वर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है।
निर्भक तुतज को स्वर्ण क्रांति का जनक कहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 17 नंबर प्रश्न में 17 में दिया गया लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक यह कौन है, तो यह एक कनाडा के रहने वाले हैं और यान मार्टिन है, इसकी रचना की है। लाइफ ऑफ पाई की रचना किसने की है, यान मार्टिन ने की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वर्ष 2001 में इसको प्रकाशित किया गया था, यान मार्टिन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टि बाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता है। तो दृष्टि बाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, भारत ने जीता। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न में नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी। तो नील सत्याग्रह है जो बिहार में कहाँ पर आरंभ किया गया था, यह प्रश्न है दोस्तों। तो नील सत्याग्रह बिहार के चंपारण में था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बिहार के चंपारण में नील सत्याग्रह था और यह वर्ष 1916 में आयोजित किया गया था दोस्तों, नील सत्याग्रह। और इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, 3 कठिया पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट को चलते हैं। 20 में टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। टोडा जनजाति जो है, टोडार लिखा हुआ है, टोडार या टोडा होना चाहिए। टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो भारत के नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कहाँ पर, तो भारत के नीलगिरी पहाड़ी पर करती है टोडा जनजाति। और दक्षिण भारत या उत्तर पश्चिम तमिलनाडु में पाई जाती है। यह द्रविड़ जाति समूह से संबंधित है। यह टोडा क्या है, भापा बोलते हैं इसे, टोडा या भापा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 21 में नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिला की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता है। महिला की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को किसने जीता है, तो विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीतने वाले स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, तो वो है मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मीराबाई चानू है जो विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता जीतने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर में अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की है। अवधि साहित्य मृगा की जो रचना है वो किसने की है, तो अवधि साहित्य मृगा की रचना कुतुबन ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने किया, कुतुबन ने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया आगे की ओर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है। तो यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किसने की है अक्टूबर 2017 में, तो यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल 2017 में अमेरिका और इजराइल दोनों ने यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका 1946 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। ईरान इसमें नहीं, इजराइल नहीं है, तो आंसर तो क्या होगा, यूएसए होगा। यूएसए और इजराइल दोनों ने 2017 में यूनेस्को से हटने की घोषणा की थी, यूएसए और इजराइल। ठीक है, यूएसए की यदि देखें हम तो यूएसए की जो राजधानी हुआ वाशिंगटन डीसी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है दोस्तों। ठीक है, और वहाँ की जो मुद्रा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मुद्रा हुई वो क्या होता है, तो वहाँ की जो मुद्रा है आपको डॉलर होता है। वहाँ की मुद्रा क्या है, अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा डॉलर होता है। ठीक है, उसी प्रकार इजराइल के बारे में देखें, इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो इजराइल के बारे में मैंने जिक्र किया था। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इसकी मुद्रा न्यू शेकल है। इजराइल की मुद्रा क्या है, न्यू शेकल। यदि हम इसमें जापान को देखें दोस्तों, जापान का देखें, जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन है। जापान की मुद्रा येन है और राजधानी टोक्यो है। यदि हम ईरान को देखें दोस्तों, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान और यहाँ की मुद्रा रियाल है। ईरान की मुद्रा क्या है, रियाल, और राजधानी तेहरान हो गया। ठीक है, उत्तर कोरिया को यदि आप देखेंगे तो एक उत्तर कोरिया है, एक दक्षिण कोरिया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे उत्तर कोरिया के बारे में पूछ लिया जाए तो उसकी राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग। वहाँ की मुद्रा है जो वॉन है। उत्तर कोरिया की मुद्रा वॉन है और वहाँ की राजधानी प्योंगयांग है। ठीक, और यदि आपसे दक्षिण कोरिया पूछ लिया जाए, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, वहाँ की राजधानी सियोल है दक्षिण कोरिया का, और वहाँ की राजधानी वॉन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है, वहाँ की मुद्रा वॉन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 24 की ओर। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी, तो पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1977 में की गई थी। ऑप्शन नंबर यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति लाई गई थी दोस्तों, और इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज स्थापना की सुझाव दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 25 में दिया गया अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण सम्मेलन का आयोजन, तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। कहाँ गया था? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट को चलते हैं 26 की ओर। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो बिहार लोक शिकायत अधिनियम था जो वर्ष 2016 में पारित किया गया था। 5 जून 2016 में बिहार लोक शिकायत अधिनियम पारित किया गया। बिहार लोक शिकायत अधिनियम 5 जून 2016 में पारित किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 27 में। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षक नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं वो बिहार में अंकेक्षक नियोजन और वित्त का अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 28 में चलते हैं। वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक हिलेरी मेंटेल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। हिलेरी मेंटेल वुल्फ ऑफ इतिहास के लेखक है और 2009 का ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 29 में चलते हैं। किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है? तो नियोजन अवकाश किस वर्ष को कहा जाता है? वर्ष 1966 से 69 के बीच का नियोजन अवकाश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 1966 से 1969 के बीच 3 वर्षीय योजना थी और इस अवधि को नियोजन अवकाश भी कहा जाता है। इसमें सूखे समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें 29 से हम लोग 30 की ओर चलते हैं। 30 में दिया गया है 30 नंबर प्रश्न की ओर। वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2017 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो कृष्णा शोभिती था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 31 की ओर। 31 में दिया गया है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला जो कांग्रेस अधिवेशन था वर्ष 1922 में किया गया था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन वर्ष 1922 में, और वो भी कहाँ? तो बिहार में जो पहला अधिवेशन तो वर्ष 1922 में बिहार के गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गया में किया गया था वर्ष 1922 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। और इसका यदि आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्षता किसने किया था? आरसी दास ने किया था। आरसी दास ने इसकी अध्यक्षता किए थे। चितरंजन दास, ठीक है, चितरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता किए थे। वर्ष 1922 का कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में। ऐसे उससे पहले बांकीपुर में हो चुका था, जो अब झारखंड में है, तो इसलिए बिहार में सबसे पहले गया होगा। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। 32 भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक पूछा गया है दोस्तों। अब भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का जो मुख्यालय है आपको कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, और वर्ष 1971 में भारतीय निवेश बैंक की स्थापना की गई थी और कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत भारतीय संसद के प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता रख दिया गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 33 में। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लेखक कौन है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लेखक कार्ल मार्क्स ऑफ एफ एंगल्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 33 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लेखक कार्ल मार्क्स एवं एफ एंगल्स है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 34 में पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से? ये प्रश्न पूछा गया है। यदि हम देखें तो पाइका नृत्य है जो आपको बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य है और इस कहाँ का है? बिहार का। और प्रमुख रूप से यदि पाइका देखें तो आपको उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। यदि इसमें नहीं है उड़ीसा तो बिहार ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है इंडियन डिवाइडेड पुस्तक लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लेखक कौन है? यदि इसको देखें हम लोग तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है। और यह पुस्तक में उन्होंने बंटवारा का विरोध करते हुए लिखी थी। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 36 में मिशन इंद्रधनुष कहाँ पर आरंभ किया गया है? तो मिशन इंद्रधनुष देखेंगे तो गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर कहाँ? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, सी सही आंसर है। बाड़नगर गुजरात से मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई है, बाड़नगर गुजरात से। और इसकी शुरुआत 2020 तक, इसकी उद्देश्य क्या था? तो 2020 तक टीकाकरण करना था। इसका उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना था जहां टीके नहीं लगे थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 37 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस देखें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और समानता की शक्ति को उजागर करना यह इसका थीम था विश्व जनसंख्या दिवस का। तो कब? 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बी 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिस वर्ल्ड 2027 प्रतियोगिता की विजेता कौन है? मिस वर्ल्ड 2027 प्रतियोगिता की विजेता कौन है? यदि इसको देखेंगे हम तो मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता के विजेता का नाम मानुषी झिल्लर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मानुषी झिल्लर को दिया गया था और यह 6ठी महिला बनी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं 39 में। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? महारत्न का दर्जा दिया हम देखें तो वो कौन सी कंपनी है? तो उस कंपनी का नाम है भेल और गेल। ये दोनों कंपनी है जो महारत्न की दर्जा 2013 में दी गई थी। 2013 में महारत्न की कंपनी के दर्जा दिया गया था भेल और गेल को। तो इसमें क्या है? गेल है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 40 में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे अधिक लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? यदि इसमें है तो सबसे अधिक लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, उड़ीसा है। उड़ीसा है जो सबसे अधिक लौह उत्पादक राज्य है, ठीक है। उड़ीसा से सबसे अधिक लौह उत्पादन का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद झारखंड है। विश्व में सबसे अधिक लौह उत्पादक यदि आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद चीन विश्व में सबसे अधिक है। और भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो भारत का स्थान विश्व में चौथा है। भारत का स्थान विश्व में लौह उत्पादन में कौन सा है? तो चौथा है। 41 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, इसमें प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य, तो इसकी मुख्य उद्देश्य है पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 32 में दिया गया है 2015 से 16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल को उत्पादन किया था? तो 15 से 16 में भारत में किस राज्य में? तो केरल में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। केरल में किया था, केरल में सबसे अधिक किया था। अब 15 से 16 में भारत में किस राज्य में किया था? तो केरल में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 43 राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कितने सदस्य? तो 12 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। गारो पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? गारो पहाड़ियां है जो कहाँ पर स्थित है? तो गारो पहाड़ी है जो आपको मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय राज्य में। गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गारो पहाड़ी मेघालय में स्थित है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 जो पहाड़ी है मेघालय में स्थित है और इसका नाम वहाँ की जनजाति के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 45 में हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की है? तो हिंदी उपन्यासकार कंकाल की रचना जयशंकर प्रसाद ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी उपन्यासकार है कंकाल की रचना की है। और कंकाल, तितली, इरावती ये किसका है? तो जयशंकर प्रसाद की ही लिखी हुई रचना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 47 में चलते हैं दोस्तों। 46 में देखें, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पौंड स्टर्लिंग है? पौंड स्टर्लिंग किस देश की मुद्रा है? ये प्रश्न दिया गया है, तो हम लोग देखेंगे पौंड स्टर्लिंग किस देश की मुद्रा है। तो इसमें आपको पौंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा को क्या कहते हैं? पौंड स्टर्लिंग कहते हैं। पौंड शब्द लैटिन भाषा के पोडो शब्द से माना जाता है जिसका मतलब है तराजू पर तोला गया होता है।
ठीक है। तो पाउंड स्टर्लिंग क्या होता है? पाउंड स्टर्लिंग आपको ब्रिटेन से है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन से है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 47 में। 47 में है जिला की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किससे की जाती है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है जो किसके द्वारा किया जाता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य की राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 48 में। देवी मैग्रोव कहाँ स्थित है? देवी मैग्रोव कहाँ पर है? तो देवी मैग्रोव है जो आपको महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में देवी मैग्रोव स्थित है। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में स्थित है देवी मैग्रोव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। और यह खारे या अर्ध खारे पानी पाई जाती है देवी मैग्रोव में। और मैग्रोव एक ऐसी वनस्पति होती है जो खारे या अर्ध खारे पानी में पाई जाती है। और यह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 49 में कील कैनाल जोड़ता है। कील कैनाल किसे जोड़ता है? तो कील कैनाल है जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। कील कैनाल उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कील कैनाल किसे जोड़ता है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। यह विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है कील कैनाल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 50 नंबर प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। 50 में दिया गया है भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन से कारण से पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके दुर्व्यवहार और अक्षमता साबित हो जाए तो उसे नहीं हटाया जा सकता, यानी कि व्यवहार के मामले में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। व्यवहार के मामले में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया सकता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 51 में नामीबिया की राजधानी कहाँ है? नामीबिया की राजधानी पूछा हमसे। तो नामीबिया की राजधानी कौन सा है? तो नामीबिया की राजधानी जो है दोस्तों, उसका राजधानी का नाम विंडहॉक है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? विंडहॉक लिखा हुआ है, विंडहॉक होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नामीबिया की राजधानी को विंडहॉक कहते हैं और नामीबियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने किए थे। और कब हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? तो वर्ष 1925 ईस्वी में, 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में कानपुर नगर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, एम.एन. रॉय। 53 में धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? धमाल लोक नृत्य है जो आपको, धमाल लोक नृत्य कहाँ किस राज्य से संबंधित है? धमाल लोक नृत्य जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जम्मू और कश्मीर से धमाल लोक नृत्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलते हैं हम लोग 54 में दोस्तों। इसमें दिया गया है 54 में 2015 से 16 के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया था? तो कौन से रेलवे स्टेशन को पुरस्कृत किया गया पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? तो उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम था? तो उस रेलवे स्टेशन का नाम था उज्जैन रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन को पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 55 नंबर में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार जो थी, समानांतर सरकार, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो समानांतर सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक कहाँ पर थी? तो इसकी स्थापना सबसे अधिक समय तक सतारा में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर कहाँ पर था? सतारा में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सतारा में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें देखें निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 57 में, इसमें है थर्मस फ्लास्क को खोज किसने की थी?
थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी? तो थर्मस फ्लास्क की खोज जो था वो इन्होंने किया था, थर्मस फ्लास्क की। तो थर्मस फ्लास्क की खोज, इसकी खोज जेम्स डेबोर ने किया था। थर्मस फ्लास्क की खोज जेम्स डेबोर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, जेम्स डेबोर ने थर्मस फ्लास्क की खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है नेक्स्ट में 64 में, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सी यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इस यंत्र का है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, लैक्टोमीटर का। 64 से हम लोग आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 68 नंबर प्रश्न में, भेड़ के एंथ्रैक्स होने के कारण क्या है? भेड़ में जो बीमारी होती है एंथ्रैक्स बीमारी, उसका कारण क्या है? तो एंथ्रैक्स नामक बीमारी जो होती है भेड़ों में किस के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। भेड़ों में जो एंथ्रैक्स नामक बीमारी होती है वो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, जीवाणु के कारण भेड़ों में एंथ्रैक्स बीमारी होता है। ठीक है, और इसका कारण बेसिलस एंथ्रैक्स नामक जीवाणु है। उस जीवाणु का नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रैक्स है। यह मानव तथा पशु दोनों को संक्रमित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 69 में चलते हैं, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अग्नि बुझाने के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट को उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्नि बुझाने में किया जाता है, जैसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है, अग्नि बुझाने में इसका काम आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मीठा सोडा या खाने का सोडा होता है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 74 में दिया गया है कि 74 में जीएस में क्या दिया हुआ है? भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूरा कोयले के रूप में किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट को जाना जाता है। इसका रंग कत्थई या काला भूरा होता है और तथा अपेक्षित घनत्व भी पत्थर या कोयला से कम होता है। तो किस नाम से जानते हैं? लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 75 में प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग का, KR डेटिंग का विस्तृत रूप है। तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग है, इसके द्वारा क्या होता है? तो प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों को आयु मापने के लिए प्रयोग किया था पोटेशियम आर्गन डेटन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 75 का देखें हम तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, पोटेशियम आर्गन डेटन है। इसका इस्तेमाल पोटेशियम आर्गन डेटिंग का इस्तेमाल प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों को मापने, आयु मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर प्रश्न में, इसमें दिया गया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ अधिकतम होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है सबसे अधिक कहाँ होती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, लाल रंग में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होता है और सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में, कालाजार किस कारण होता है? कालाजार है जो कालाजार किस कारण से होता है? तो कालाजार लिस्मानिया के कारण होता है। लिस्मानिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, लिस्मानिया के कारण कालाजार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है आगे की ओर कि रक्त का थक्का को जमाने में क्या मदद होता है? तो रक्त को थक्का जमाने में क्या मदद होता है? तो इसमें प्लेटलेट्स, रक्त को कौन है जो थक्का जमाने में मदद करता है? तो रक्त को थक्का जमाने में रक्त प्लेटलेट्स मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। कौन है? रक्त प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 82 में, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? आयोडीन है जो आपको किस रूप में पाया जाता है? इसका जो रूप है आयोडीन एक रासायनिक तत्व है दोस्तों और यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन क्या है? एक रासायनिक तत्व है और किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और आयोडीन का प्रतीक होता है आई और इसका परमाणु संख्या होता है 53। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 53 होता है आयोडीन का परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84 की ओर। 84 में कहा गया है, इसमें दिया गया है 84 नहीं 86 की ओर, जीएस 88 में है दोस्तों। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है।
पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पेप्सिन एंजाइम है जो आपको कहाँ पर पाया जाता है, 86 नंबर में। तो पेप्सिन एंजाइम 87 में, पेप्सिन 88 नंबर प्रश्न है, 88 नंबर प्रश्न पेप्सिन एंजाइम है जो आपको अमाशयी रस में पाया जाता है। कहाँ पर, अमाशयी रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, अमाशयी रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन है एंडोपेप्टीज है जो प्रोटीन के छोटे पेप्टाइड्स को में तोड़ता है, और पेप्सिन एंजाइम अमाशयी रस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 89 में, जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष के उपचार में कौन सी दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इस दर्पण का नाम क्या है, इस दर्पण का नाम है बायोफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल लेंस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जरा दृष्टि दोष एक निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों है। निकट दृष्टि दोष और जिसको दूर दृष्टि दोष, दोनों दोष हुआ करता है उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। मनुष्य दूर व नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इस दोष को निवारण के लिए बायोफोकल लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 90 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है। कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है इसलिए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान तथा लॉन्च के द्वारा, भारतीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, यह पहला उपग्रह था, उनके द्वारा पहला उपग्रह था। यह मौसम के लिए लॉन्च किया गया था। किसके लिए, मौसम हेतु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कल्पना उपग्रह, कल्पना फर्स्ट जो है मौसम की जानकारी के लिए क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान किसका है, तो मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान 2011 को PSLV रॉकेट द्वारा तैयार किया गया था, भेजा गया था, और यह भारत और फ्रांस के संयुक्त अभियान है। मेगा ट्रॉपिक्स भारत और कहाँ का, फ्रांस की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि इसमें हम देखें दोस्तों, इसमें हम यदि देखें कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो फ्रैंक है। फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक हो गया। जापान की राजधानी टोक्यो और इसकी मुद्रा येन है। रूस की राजधानी कहाँ है, तो रूस की राजधानी मास्को है और रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की राजधानी क्या है, मास्को, और रूस की मुद्रा रूबल है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 92 में। नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है, 92 नंबर प्रश्न में। तो यह कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है और यह भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे फिर चलते हैं दोस्तों 93 नंबर प्रश्न में। निम्न में कौन अनुवांशिक है, कौन अनुवांशिक है। यदि इसमें देखें तो अनुवांशिक कौन है, जीन। जीन क्या है, अनुवांशिक है। जीन एक अनुवांशिक है और मूल इकाई है संतान अपने माता पिता से इन जीनों को माध्यम से समानता प्राप्त करती है। तो जीन एक मूल इकाई, अनुवांशिकता का एक मूल इकाई क्या है, जीन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में, सोना खलिज स्थान, सोना में खलिज स्थान मिलाया जाता है। सोना में क्या मिलाया जाता है, सोना में तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तांबा और सोना का मिश्रण किया जाता है। सोना में ज्यादातर तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोने का आभूषण बनाने पर आभूषण पिघल जाएगा, इसलिए सोने में तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलती है। चिमनी में जो धुआं है किस सिद्धांत से बाहर निकलती है। चिमनी में जो धुआं है आपको संवहन, किस सिद्धांत से, तो चिमनी में धुआं है संवहन की विधि से निकलती है बाहर, संवहन विधि से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चिमनी में धुआं संवहन विधि से निकलती है। ठीक है, संवहन वह विधि है, ऊष्मा का स्थानांतरण का एक विधि है जिसमें किसी तरल पदार्थ में अणुओं का समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। चिमनी का समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। चिमनी में से धुआं संवहन सिद्धांत से बाहर आती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, और एक और प्रश्न इसमें दिया हुआ है। इसमें एक लास्ट प्रश्न है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, कौन से गैस का मिश्रण होता है ट्यूबलाइट के अंदर। तो ट्यूबलाइट के अंदर जो होता है वो मरकरी और आर्गन का होता है। ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही आंसर है। मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है ट्यूबलाइट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मरकरी और ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन का होता है। इस प्रकार इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। यदि आप लोग भारतीय संविधान चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको भारतीय संविधान चैप्टर वाइज पूरी बुक में समाप्त कर दिया हूँ और उसी प्रकार भारतीय इतिहास का भी पूरी बुक में चैप्टर वाइज समाप्त कर दिया हूँ। यदि आप उसे भी देखना चाहते हैं, तीनों इतिहास को चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर के साथ मैं समाप्त किया हूँ। यदि आप उसे नहीं देखें जाकर देख सकते हैं दोस्तों, और यदि आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको उससे लाभ मिलेगा दोस्तों और आप प्रैक्टिस सेट में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा दोस्तों और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसलिए आप जरूर से जरूर देखें और उसका लाभ उठाएं। आज अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत